नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। अयोध्या में राम मंदिर के पूजन की शुरुआत में कुछ दिन रह गए हैं। 5 अगस्त की तारीख फाइनल हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आने की हरी झंडी भी दे दी है, लेकिन द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने इस तारीख के मुहूर्त पर ही यह कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया कि अशुभ है। हालांकि उनकी राय से अयोध्या के संत इत्तेफाक नहीं रखते, साथ ही उन पर सियासी बयानबाजी जैसे आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन अयोध्या को लेकर एक बार फिर माहौल गरमाया जा रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की रूपरेखा खींचने के महज 4 दिन बाद देश के प्रसिद्ध द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नया बयान देकर तैयारियों को विवादों में घसीट लिया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने असल में पूजन की तारीख के लिए चुने गए दिन को लेकर सवाल उठा दिए हैं। अपने सवालों के लिए उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के मुताबिक भूमि पूजन के लिए तय की गई तारीख ठीक नहीं है। इससे पहले ट्रस्ट की 18 जुलाई को हुई बैठक में पीएम मोदी को 2 तारीखों का सुझाव दिया गया था, जिसमें 3 और 5 तारीख दी गई थी। इसके बाद पीएम मोदी के दफ्तर की तरफ से 5 तारीख को भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी आई थी। हालांकि शंकराचार्य की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद इसे लेकर संतों के बीच असहज माहौल हो गया है। तिथि पर विचार किया गया और उस पर आपत्ति विद्वानों ने उठाई। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने पहले से ही चुपचाप सुमुहूर्त में शिलान्यास कर लिया है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि चंपक राय ने गुप्त रूप से क्यों किया और मोदी को ये बात क्यों नहीं बताई जा रही है कि पहले शिलान्यास हो चुका है, केवल आप औपचारिक रूप से बुलाए जा रहे हैं। तो ये सब बातें जनता को बिना बताए किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये उचित नहीं है। शंकराचार्य के उत्तराधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की माने तो चतुर्मास में भूमि पूजन के लिए जिस तारीख का ऐलान किए जाने की बात की गई है वो गलत है। ये तो अंग्रेजी की तारीख है, 5 अगस्त। उस दिन भाद्रपद मास है, द्वितीया तिथि है, और भाद्रपद मास में हमारे यहाँ शास्त्रों में किसी तरह से गृहारंभ नहीं कहा गया है। हमारे यहाँ विवाह होता न दूसरे कोई मांगलिक कार्य होते। तो जब छोटे छोटे जो एक परिवार को प्रभाव डालने वाले कार्य हैं, जब सनातन धर्मी उन कार्यों को इन दिनों में नहीं करता है, तो जिसका प्रभाव पूरे विश्व में विशेष करके पूरे देश भारत में पड़ने वाला है, ऐसे कार्य को बिना किसी मुहूर्त के और निषिद्ध मास में कैसे शुरू किया जा सकता है। मोदी को तो औपचारिक रूप से बुलाया जा रहा है। वहीं शंकराचार्य के इस बयान पर संतों ने भी सवाल उठाया है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र का कहना है कि जिस महीने में भगवान राम के दूसरे अवतार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो, वो अशुभ कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में होता है, इससे भादो महीना पूर्णतया पवित्र माना जाता है, उत्तम माना जाता है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा, सर्वशक्ति परमात्मा का अवतार होता है। इसे सारी ग्रह दशाएँ उस समय पूरे महीना भर अनुकूल रहती हैं, प्रतिकूल कोई नहीं रहती। इसलिए चूँकि भगवान कृष्ण का अवतार भादो महीना में हुआ है, इसलिए भादो महीना पूरा पवित्र है और शुभ है, और इसमें किसी प्रकार के कार्य किया गया कभी भी हानिकारक नहीं होगा। और साथ ही साथ ये चूँकि मंदिर का निर्माण करना है, मंदिर का निर्माण होने पर वह दिन और वह शुभ उसी दिन उसी समय उपस्थित हो जाती हैं जिस दिन मंदिर के निर्माण का शिलाधार रखा जाता है। वहीं अयोध्या छावनी के महंत परमहंस दास का कहना है कि शंकराचार्य का बयान सियासत से भरा है। वो सत्ता विरोधी पार्टियों के इशारे पर पूरे कार्यक्रम को पटरी से उतारने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। और वैसे भी कहा है, जा सुनाम लेत जग माही सकल मंगल मूल नसाही। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेने मात्र से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। मैं शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को इस मुद्दे पर शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं और चैलेंज करता हूं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी की छावनी से यह जो काम होने जा रहा है, इस पर रोड़ा न अटकाएं और
हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक अगर स्वरूपानंद सरस्वती को अगर शास्त्र का ज्ञान है तो इस पर आकर के वो सिद्ध करें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन करना गलत है। इसलिए यह जो है स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेस के इशारे पर एक तरह से जो है रामादल ट्रस्ट जो है अड़ंगा लगा रहा है, इसको नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। जय श्री राम। हिंदू जीवन पद्धति में शुभ और अशुभ का संयोग स्वीकार्य है, ये सच है। लेकिन सच ये भी है कि क्या यह संयोग सियासी है या वाकई शास्त्र सम्मत? इसका फैसला क्या संतों के संग्राम से भी तय हो पाएगा? ये बड़ा सवाल है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ अयोध्या से ऋषि गुप्ता, एबीपी गंगा। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि बकरीद भी यूपी की सियासत के लिए बड़ा मसला बनता जा रहा है। इसको लेकर मुस्लिम नेता बड़ी बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। इसमें बकरीद की नमाज अदा करने की इजाज़त देने जैसा मसला था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के दफ्तर से निकले आदेश ने साफ कर दिया है कि बकरीद का त्यौहार अब घरों में ही मनाया जाएगा। बकरीद को लेकर कई दिनों से माहौल बनाने की चल रही कोशिश में कई तरह के बयान आए, सियासत को गरमाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पुलिस के फरमान से साफ हो गया है कि इस मसले पर सियासत नहीं सलीका चलेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की तरफ से जारी किए गए निर्देश के बाद अब जिलों के कप्तान पर व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा है। इसके लिए पुलिस अफसरों को कई कदम उठाने होंगे। डीजीपी दफ्तर की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक सामूहिक नमाज रोकने और त्योहार घर पर मनाने के लिए धर्मगुरुओं से मदद मांगे। पुलिस गाड़ियों से मुनादी करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। LIU और दूसरी सूचना एजेंसियों को सक्रिय किया जाए। कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले मसले पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर पैनी नजर रखी जाए। अफवाहों पर फौरन कार्रवाई करते हुए इन्हें खारिज कर कार्रवाई की जाए। इसमें सोशल मीडिया पर बारीक निगाह और धर्मगुरुओं की मदद का मसला बेहद अहम है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं के अनुरूप सही गलत समझाने का जिम्मा इन्हीं लोगों पर ज्यादा है। हालांकि सरकार समझा रही है, लेकिन फर्क कितना पड़ेगा ये अलग बात है। बकरीद को लेकर आपने जो कुर्बानी के बारे में पूछा, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है और हम भी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के नाते आप सबसे, अपने मुस्लिम समाज के लोगों से भी अपील भी करेंगे कि जिस तरह से आपने ईद के दौरान अपने घरों में नमाज अदा की है, बकरीद के दौरान भी हम सबको अपने घरों में रहकर ही इबादत करनी है और कहीं भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, ना कोई सामूहिक तरीके से कोई आयोजन करना है, क्योंकि कोरोना बहुत बुरी तरीके से इस वक्त पूरे देश में और प्रदेश में कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है। तो उसको बचाने के लिए, इंसानी जानों को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। सरकार का कहना इसलिए भी अहम है कि ये दौर कोरोना का है, जिसमें सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना को कुछ और बताकर इसे सियासी और मजहब के फसाद में खींचना कितना जायज है, ये आपको तय करना है, क्योंकि सियासी नुमाइंदगी करने वाले तो बयान दे ही रहे हैं। कि जहाँ तक कोरोना का ताल्लुक है, देखिए कोरोना का अगर कोई बीमारी है तो अभी तक ना हमारे मुल्क में ना दूसरे किसी मुल्क में, वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई भी दवा तजवीज़ नहीं हो सकी, कोई वैक्सीन नहीं बन सका। तो हम कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बीमारी नहीं है, बल्कि ये अज़ाब है अल्लाह की तरफ से हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, खताएँ हुई हैं, पर सज़ा तो वही दे, वो तो देखता हर चीज़ को, वो हर चीज़ सज़ा दे सकता है, देता है, तो उसकी अल्लाह की तरफ से ये अज़ाब है हमारे पास। उनके इस बयान पर हंगामा छिड़ा है और भाजपा की तरफ से जवाब भी दिया जा रहा है। ये पूछना चाहिए उस कौन रहमान है, उससे पूछना चाहिए कि आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। अभी आपने देखा होगा, चाहे वैष्णो धाम हो, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, सब धाम बंद है और वहाँ अगर कोई दर्शन करने भी जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वो करा जाता है। और ये मिस्टर रहमान को ये शायद भूल गए हैं कि उनके खाला की सरकार नहीं है,
ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ये जेल में बनेगी, जैसे आजम खान की जेल में बनी उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अनलॉक के बाद यह सच है कि धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने फैसले में बदलाव करते हुए धार्मिक संस्थानों को खोल दिया है। उसके बाद से बकरीद को लेकर माहौल बनाया जा रहा है। उससे कहीं न कहीं पुलिस और सरकार की चुनौतियां बढ़ने वाली थी, जिसे लेकर अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है और सियासत की धार भी कुंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बकरीद का मसला असल में कानून व्यवस्था से जुड़ा है और इसको लेकर सरकार समझौता नहीं करना चाहती, क्योंकि कानून व्यवस्था के लिहाज से उसे घेरने वाले कई मुद्दे हैं, जिनमें विकास दुबे एनकाउंटर केस भी है। इसकी जांच अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक आयोग करेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट 2 महीने के भीतर सौंप देगा। ये पूरा मामला क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। कानपुर के बिकरू कांड के सबसे बड़े गुनहगार विकास दुबे का अंजाम क्या हुआ, ये देश और दुनिया को पता चल गया। विकास के एनकाउंटर को लेकर उठे सवाल के जवाब पुलिस और एसटीएफ ने अपने अपने दिए, लेकिन इन सवालों के जवाब कोर्ट की चौखट से भी तलाशे जा रहे हैं। और इसी कोशिश में अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने पहुंचे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या और बाद में पुलिस की तरफ से विकास दुबे समेत 6 लोगों को एनकाउंटर में मार गिराए जाने की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विकास के ऊपर गंभीर मुकदमे होते हुए भी उसके जेल से बाहर रहने पर सवाल उठाए। और कोर्ट की तरफ से एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बीएस चौहान करेंगे। उनके साथ आयोग में यूपी के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता होंगे। तीसरे सदस्य के रूप में इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल होंगे। आयोग का दफ्तर कानपुर में होगा। आयोग के स्टाफ का जिम्मा केंद्र सरकार को उठाना होगा। आयोग अगले हफ्ते से काम करना शुरू कर देगा। कोर्ट की तरफ से बनाया गया ये आयोग एनकाउंटर के सभी पहलुओं की जांच करेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार को सौंपेगा। जिन लोगों को आयोग का सदस्य बनाया गया है, अगर उनकी बात करें तो न्यायमूर्ति डॉक्टर बलबीर सिंह चौहान भारतीय विधि आयोग के 21वें अध्यक्ष हैं। इसके पहले वो कावेरी नदी जल विवाद न्यायाधिकरण के अध्यक्ष थे। जस्टिस चौहान 2009 से 2014 के बीच भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं। 2008 से 9 तक उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस शशिकांत अग्रवाल की बात करें, 1971 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसी साल इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की और 1999 में बतौर न्यायाधीश नियुक्ति हुई। 2005 में बतौर न्यायाधीश जस्टिस शशिकांत अग्रवाल ने झारखंड हाई कोर्ट में सेवा दी। आयोग के एक और सदस्य केएल गुप्ता के बारे में बात करें तो 2 अप्रैल 1998 से लेकर 1999 तक केएल गुप्ता यूपी के डीजीपी रहे। गाजियाबाद के रहने वाले हैं और पुलिस को ताकतवर बनाने के पक्षधर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस रिफॉर्म के समर्थक अफसरों में कन्हैया लाल गुप्ता का नाम लिया जाता है। कोर्ट ने हियरिंग के टाइम पे जब मैंने कोर्ट का एक ध्यान इस मुद्दे की तरफ लाया, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि विकास दुबे के अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर विकास दुबे से भी कहीं ज़्यादा केसेस हैं, 100 केसेस हैं, 80 केसेस हैं। ऐसे लोग भी जो है कि बेल पे बाहर होके घूम रहे हैं। उनका जो है उनको पूरा संरक्षण मिला हुआ है। तो इस तरह के जिस तरह विकास दुबे के मैटर में एसआईटी बनाया गया है, उसमें उसको बेल कैसे मिला, वो बाहर कैसे आया,
उसका किन के लोगों से कनेक्शन था, वो प्रॉपर्टी कितनी बनाया, कितने गलत तरीके से कितनी प्रॉपर्टी बनाया है, कौन कौन पॉलिटिशियन या पुलिस वालों के साथ या और लोगों के ऑफिसरों के साथ उसका संबंध था, उसको किसने सहयोग दिया था, ये सब सारी बातें उन्होंने SIT जो बनाया है। तो हमने कोर्ट को कहा कि भाई ये जो है कि विकास दुबे के अलावा बाकी लोगों के साथ भी ऐसा होना जिनका हमने लिस्ट जिनका नाम दिया है, क्योंकि ऐसी घटना दोबारा समाज में नहीं घटनी चाहिए। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत। कुल मिलाकर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में जिस तरह से सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे, उसे लेकर कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी है। इस मामले में पुलिस वालों पर मुकदमे के लिए याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की भी सलाह दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के बाद एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों के जवाब विपक्ष को भी मिलेंगे और यूपी को भी। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। विकास दुबे एनकाउंटर के नतीजे क्या निकलेंगे, ये वक्त तय करेगा। लेकिन एक दूसरी समस्या है जिसका हल निकलने की राह स्कूल भी देख रहे हैं और अभिभावक भी। मामला स्कूलों की फीस से जुड़ा है। इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है और सपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए फीस माफी की मांग शुरू कर दी है। इस पोस्टर पर साफ लिखा है, अभिभावक मांग रहे इंसाफ, छात्रों की फीस करो माफ। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में इन पोस्टरों से अपनी सियासत को नई धार देनी शुरू कर दी है और छात्रों की फीस को सियासत का नया हथियार बनाया है। इसके लिए बाकायदा एक मुहिम शुरू कर दी गई है जिसे KG to PG नो फीस के नाम से चलाया जा रहा है। इसके पीछे की दलील ये है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी गई, किसी को सैलरी नहीं मिली तो किसी को काम नहीं मिला। किसानों की भी फसल का नुकसान हुआ है, लिहाजा सरकार को फीस माफी पर विचार करना चाहिए। लेकिन सरकार फीस माफी के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाह रही, अभिभावकों की नहीं सोच रही। प्रदेश भर के लाखों अभिभावक और छात्र परेशान हैं, जिनका जिम्मा समाजवादी पार्टी उठाने को तैयार हो गई है। समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन का कहना है कि अगर 15 दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन बड़ा होगा। ये सरकार उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों अभिभावकों के लिए सोचे और जब पूरी कोरोना महामारी के दौरान ये परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार, छोटे किसान, छोटे व्यापारी या छोटी छोटी नौकरी करने वाले जो परिवार हैं, अभिभावक हैं, जब उन्हें तनख्वाह भी पूरी नहीं मिली, उन्हें सैलरी पूरी नहीं मिली है, किसानों के जो फल है, जो उनका जो अनाज है, जो फसल है, वो सड़ गया है और वहीं व्यापार पूरी तरह से ठप रहा है, तो वो अपनी फीस कैसे जमा करेंगे। वहीं अभिभावक भी समाजवादी पार्टी के इस मुहिम में साथ देते नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि इस समय काम धंधा मंदा है, वेतन भी पूरा नहीं मिल रहा है, ऐसे में फीस माफ तो होनी ही चाहिए। कोई पूरे सत्र की फीस माफी चाहता है तो कोई कम से कम 3 महीने की फीस माफी। अभिभावकों का कहना है कि अगर पूरी न सही तो कम से कम आधी फीस तो माफ हो ही जानी चाहिए। भैया ये तो होना ही चाहिए भैया, कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, सारा बिजनेस और सारे सब वो हो गए हैं और सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी कम मिल रही है, आदमी घर के खर्चे चलाए या ये सब कैसे अफोर्ड करेगा। वहीं दूसरी ओर स्कूलों ने इस मामले में अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का मानना है कि स्कूल बंद जरूर हैं, लेकिन सरकार के निर्देश पर ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। अगर फीस ही नहीं लेंगे तो टीचर्स और बाकी स्टाफ को सैलरी कैसे देंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फीस पहले ही सरकार के आदेश पर बंद कर दी गई है, जबकि गाड़ियों का इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, रोड टैक्स, परमिट, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी, इन सब का खर्चा स्कूलों के कंधे पर है। ऐसे में स्कूल की फीस छोड़ना व्यवहारिक नहीं हो सकता। मैं समय पर जो अभिभावकों के द्वारा फीस माफ़ी की मांग उठाई जा रही है, मैं इसको बोलूँगा ये एकदम गलत है। विद्यालयों के अपने खर्चे होते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। स्कूल के स्टाफ की सैलरीज, टीचर्स की सैलरीज, ग्रुप डी की सैलरीज,
ड्राइवर्स की, कंडक्टर्स की, इन सब की तनख्वाह, इसके बाद इनका प्रोविडेंट फंड, ESIC, इनका जो अदर एक्सपेंसेस हेड्स होते हैं उन सब के खर्चे, फिर लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब के भुगतान विद्यालय को निरंतर करने पड़ रहे हैं। बहरहाल ये पूरा मामला स्कूलों और अभिभावकों के बीच फंसा हुआ है। हालांकि स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन करा रहे हैं और यही वजह है कि फीस माफी जैसे मुद्दों को लेकर उनका अपना पक्ष है, जबकि अभिभावकों का मानना है कि स्कूल जाने के हालात अभी भी नहीं हैं और आगे भी मुश्किल होंगे। ऐसे में स्कूलों का फीस के लिए दबाव बनाना ही गलत है। कोरोना काल में अभिभावकों के आर्थिक हालात का हवाला देते हुए समाजवादी छात्र सभा ने नो फीस KG to PG अभियान शुरू किया है। अभिभावक भी इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर स्कूल कॉलेजों का कहना है कि अगर उनको फीस नहीं मिलेगी तो वो अपने यहाँ के टीचर्स और बाकी स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे, ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलाएंगे। बहरहाल देखना ये होगा कि फीस को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आगे कहाँ तक जाता है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। इस रिपोर्ट के साथ ही हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।